जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों के लिए पिछला 15 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो चुका है। आप लोग सभी को अगर नहीं देखें तो जाके पूरे वीडियो को देखिए। और सभी का मास्टर वीडियो भी प्रत्येक 5-5 श्रेणी पर है। और इसको अगर बीच में होगा तो और भी मर्ज कर दिया जाएगा। तो सारे मास्टर वीडियो भी अवेलेबल हैं, तो जाके आप वो भी देखिए। तो इसमें रुक्मिणी प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है बिहार पुलिस की वैकेंसी के लिए, तो उसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका जो है 16वां प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो 16वें प्रैक्टिस सेट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आज पहला सवाल है उसी को देखते हैं। पहला सवाल हो जाएगा हमारा आज का, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो जल और अल्कोहल है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है, ए है फिल्टरन, बी है वाष्पन, सी है निस्तारण और डी है आसवन। तो इसमें से जैसे कि दोनों भी लिक्विड फॉर्मेट में ही है, तो इसको आप कैसे करके निकाल सकते हैं। फिल्टर तो कर नहीं सकते हैं, दोनों तो लिक्विड फॉर्मेट में है। वाष्पन के द्वारा भी दोनों ही ये हो जाएगा। निस्तारण के द्वारा भी नहीं हो सकता है। और तो इसका जो सबसे जो उपयुक्त विधि है, आपको सही आंसर हो जाएगा आसवन विधि के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पौधे में रस आरोहण चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए देखिए मज्जा के द्वारा, बी है पोषवाह जो फ्लोएम के द्वारा, सी है एघा जो कैम्बियम के द्वारा एवं डी है जाइलम के द्वारा। तो इसमें जो है इस प्रश्न का जो सही उपयुक्त आंसर है, जैसे कि अगर किसी में ये पूछा जाए कि जल का जो है चढ़ाव नीचे से किस होता है, तो वो जाइलम, जल से जाइलम है, तो जल के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा जो है जो भी उसका खनिज पदार्थ है वो सब है। जल खनिज जो है आपको जल आपको जाइलम के द्वारा जाती है जड़ से। तो इस प्रश्न का अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन है, ए विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी। विटामिन डी आपको धूप में जो है पाए जाते हैं। तो जहाँ पे ऐसे हमारे भारतीय जो राज्य हैं या फिर जो हमारे भारत में रहने वाले लोगों के लिए वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर धूप की बहुत ही नितांत आवश्यकता है, जहाँ पे धूप नहीं बराबर निकलते हैं, तो उन लोगों के लिए विटामिन डी का ये बहुत ही उत्तम सोर्स है। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे किसी न किसी रीजन में हर हमेशा धूप रहता ही है, तो इसमें धूप खाने के लिए आवश्यकता नहीं है। विटामिन डी का सोर्स आपको मछली भी है। और आपको इसमें विटामिन ए दिया गया है। तो विटामिन ए जो है आपको आँख की रतौंधी से बचाने के लिए और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को मजबूत करने के लिए, जो रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसके लिए होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन है जो आपको या हालांकि विटामिनों का काम ही है आपको रोग प्रतिरोधकता से बचाना, इसका कोई एनर्जी देने वाला काम नहीं है। विटामिन सी है आपको, ये जो है आपको स्कर्वी रोग से आपको बचाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह जो हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का देख लीजिए, ऑप्शन देखते हैं। ए है मूल से, बी है तने से, सी है फल से एवं डी है पुष्प से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी। पौधे का जो ये जो हल्दी वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला ये तो हो जाता है पत्ती सब, और ये आपको तना है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है। ए है बाह्य त्वचा में अधिवर्ग में, बी है वसा उत्तक में, सी है यकृत में एवं डी है उपिथिलियम में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, वसा उत्तक में जमा होती है। अगला प्रश्न ये इंग्लिश का प्रश्न है, देख लीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। तो इस प्रश्न द मॉर्निंग हैज ब्रस्ट इनटू, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, पौ फट चुकी है। अगला देखिए 7 नंबर का, इसका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फ्रॉम सी डैश मीट मी लॉन्ग अगो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, मैट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह 8वां नंबर का, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ आइटम्स इन अ जिफी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, फास्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चूज करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन डी, डिमोलेशन। तो अगला देखते हैं, अगला है हमारा चूज द करेक्ट सफिक्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी। अगले अब जो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फिर से जीके का है। हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है, ऑप्शन ए जलीय पौधे उगाना, और बी है तरल माध्यम से पौधे उगाना, सी है जल में पौधे उगाना, एवं डी है रेत में पौधे की खेती करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उपरोक्त में से परफेक्ट आंसर ये है जल में पौधे को उगाना। जल में जो पौधे को उगाने की जो ये कला है या फिर जो इसमें जो खेती होती है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनका क्या होता है, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन या व्यतिकरण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी, व्यतिकरण के कारण से ये रंग इसमें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है। अगर अस्थाई चुंबक बनाना हो तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त धातु है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए तांबा, बी है लोहा, सी है इस्पात एवं डी है एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी, इस्पात। इस्पात आपको लोहे का जो बहुत मजबूत रूप है उसमें आपको निकेल, क्रोमियम वगैरह का जो यूज होकर इसको बना दिया जाता है, तो इसमें इसके बाद ये मजबूत हो जाता है और ये अस्थाई चुंबक के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हालांकि धातु की जगह पे यहाँ पे अगर यौगिक भी पूछा जाता तो चलता है, एलिमेंट तो आपको इस्पात है नहीं, आपको 3 इसमें एलिमेंट है, ये तो है नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को क्या किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए है बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी। इसमें आपको दूध को आपको लगभग 65 से 72 डिग्री की सेल्सियस के आसपास में गर्म कर लिया जाता है और कुछ समय के लिए इसको ठंडा कर लिया जाता है और फिर इसको, यही पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया है जिसके कारण से उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं उस समय के लिए या तो फिर निष्क्रिय हो जाते हैं जब तक कि ये फ्रीजिंग पॉइंट पर रहेंगे। तो इसी प्रकार से इसी को पास्चुराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। अगला ये देखिए, ये तो आपको रीजनिंग है। ये देखिए, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, आधुनिक काल के। अगला देखिए, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है ए राम बोला, बी है श्याम बोला, सी है हरि बोला एवं डी है शिव बोला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, राम बोला। अगला प्रश्न देखते हैं, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, निह जोड़ चल। अगला देखते हैं, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ऑप्शन है ए दिनकर, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है सियाराम गुप्त एवं डी है मोहन राकेश। तो इस प्रश्न की जो का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है दिनकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हार जीत किनकी रचना है। ऑप्शन है ए जायसी, बी है अशोक वाजपेयी, सी है ओम प्रकाश एवं डी है प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, ये इसका रूपांतरण पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 mmHg इक्वल टू 133 PA। अगला प्रश्न देखते हैं, पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए असंजन, बी है पृष्ठ तनाव, सी है श्यानता एवं डी है संपीड़ितता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, असंजन। असंजन बल जब रहता है तो अणु एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं और जो बाहरी अणु है उसमें चिपकने का नहीं, वो एक दूसरे से खुद ही वो चिपके हुए रहते हैं असंजक बल के कारण से। तो इसीलिए जो पारा है वो इसमें चिपकता नहीं है कांच में। और जो पूछा जाएगा कि कांच की नली में जो पारा किस भांति व्यवहार करता है, तो ये उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति। और
ये जो है आपका अगर पूछा जाए कि इसमें पारा का ही क्यों यूज हुआ है, तो पारा जो है आपका जो है ऊष्मा का जो बहुत ही अच्छा सुचालक है। जैसे हल्का सा आपको ऊष्मा के प्रभाव में आता है तो ये बहुत ही जल्दी आपको फ्लक्चुएट करता है। पारा ही एकमात्र धातु है जो आपका कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस कारण से इसमें पारा का यूज किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर में। तो इस प्रश्न से इतने आपको प्रश्न बनेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, ई है ऊष्मा छोड़ी जाती है, बी है ऊष्मा ली गई, सी है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है सी। यदि किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है तो इसका अर्थ है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहे ऊष्मा ली जाए या छोड़ी जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि क्या होगा अगर पानी का छिड़काव करने से तापमान टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपको। इसमें ये ग्राफ पूछा गया है, रुद्धोष्म निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम के लिए दिए गए जो पी का जो ग्राफ इसमें पूछा जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, समदाबीय प्रक्रम का ये ग्राफ है। तो ये जो है आपको रुक्मिणी प्रकाशन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको लगेगा आपको, और सब प्रैक्टिस सेट से जितने भी मार्केट में है, तो आप इसका एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और उच्चतम लेवल के क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यदि इसके क्या हो जाएंगे, मतलब क्या होगा जब वो एक आदर्श भांति की व्यवहार जैसा बिहेव करने लगेगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, दाब निम्न है तथा उच्च ताप अगर रहेगा तब आपका वो एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगेगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? जो इसमें आपको तांबा का जो है इसके जो अयस्क से है इनको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ए है हॉल विधि, बी है बेवर विधि, सी है सरपेक विधि एवं डी है फ्लोटेशन विधि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, फ्रोथ फ्लोटेशन विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से डैश होती है, तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन है ए क्रियाशील, बी है उत्कृष्ट, सी है अक्रियाशील एवं डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, अभिक्रियाशील हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादक के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, पूर्ण स्पर्धा। इसमें सभी को पूर्ण स्पर्धा मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल क्या होगी? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है ए है दाहिनी ओर ऊपरमुखी है, बी है दाहिनी ओर अधोमुखी है, सी है क्षैतिज है एवं डी है बाईं ओर ऊपरीमुखी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है दाहिनी ओर ऊपरीमुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति ट्राइब्स नहीं रहती है? ऑप्शन है ए बिहार, बी है राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल एवं डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। बाद में कि अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनजाति तो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसमें सबसे अधिक तो आपको भील जनजाति जो है हमारे भारत की सबसे अधिक मध्य प्रदेश के, और इनका जो बॉर्डर लगता है राजस्थान से, हालांकि राजस्थान का इनका बॉर्डर करता है मैच, लेकिन इसमें भी आपको मिलेगा नहीं। तो कुल मिला के इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो अगला देखते हैं। चाय की पैदावार होती है कहाँ पर हो जाएगी? तो ऑप्शन है ए पर्वत पर, बी है पठार पर, सी है पर्वतीय घाटी पर एवं डी है पहाड़ी ढाल पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, पहाड़ी ढाल पर। चाय की खेती के लिए जो है आपको सीढ़ी नुमा खेत की आवश्यकता होती है, जो
इस प्रकार के खेत पानी उसमें कंटिन्यू लगे नहीं रहे, पानी की ज़रूरत पड़ती है उसमें लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास उसकी जो ज़रूरी होती है वर्षा की। तो वर्षा जैसे ही होती है तो वो वर्षा थोड़ी देर के लिए पानी उसमें रुका और फिर वो निकल गया। तो इसीलिए अब जब देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती अधिक होती है। भारत में सबसे अधिक चाय की खेती असम में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, बी है हीराकुड बांध परियोजना, सी है तुंगभद्रा परियोजना एवं डी है नागार्जुना परियोजना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना जो है आपका वह है महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में है और ये भारत का जो है सबसे लंबा बांध है और ये आपको महानदी पर बना हुआ है। पहले इस कारण से आपको बहुत बाढ़ आ जाती थी इसमें, लेकिन इस बांध के निर्माण से आपको वहाँ पे उड़ीसा में पहले इसको महानदी को शोक भी कहा जाता था, अब हालांकि ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है वहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए भूस्खलन, बी है मृदा प्रवाह, सी है अपसल्कन और डी है अपक्षय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए भूस्खलन। जैसे मृदा और शैलखंड के जो, अगर आप सुनते होंगे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ वगैरह की कोई यात्रा पर गए हैं तो वहाँ पे शैलखंड के खिसकने की घटना, तो उसे भूस्खलन कहते हैं कि जिसमें कि वो खिसकते हैं पत्थर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन है ए राज्य, बी है व्यक्ति और राज्य दोनों, सी है व्यक्ति एवं डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी व्यक्ति और राज्य दोनों का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ए है निजी से सार्वजनिक में परिवर्तित, बी है मानव पूंजी का भौतिक पूंजी में परिवर्तित होना, सी है मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना एवं डी है गरीब का अमीर में परिवर्तित होना। तो मानव पूंजी का जो सबसे उपयुक्त उदाहरण है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना, क्योंकि ये अपनी जो है मानव पूंजी है, इनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड करा के अपना ये पूंजी का ये निर्माण, इसमें निवेश का सबसे जो है अपना इन्वेस्टमेंट एक तरह से है ये आपका, कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला देखिए, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा एक उनसे संबद्ध था? जो इनका भूदान आंदोलन चलाया गया था तो उनके संबंध में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ए उदयगिरी, बी है रायपुर, सी है पोचमपल्ली एवं डी है वेंकटगिरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी पोचमपल्ली। आचार्य विनोबा भावे को ही हमारा जो है प्रथम जो हमारे भारत में रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है ओडिशा एवं डी है असम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी कर्नाटक। नागरहोल के अलावा इसमें बांदीपुर, बन्नरघट्टा ये सब भी वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद ओडिशा में ये मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा आपको कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये सब आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। असम में तो बहुत सारे हैं, रायमोना, डिब्रू सिखोवा, काजीरंगा, मानस और देहिंग पटकई, आपको बहुत सारे इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य मिल जाएंगे आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओडिशा तो आपका फेमस है इसमें आपको ये नंदन कानन के लिए। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए देखिए बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है जवाहरलाल नेहरू एवं डी है मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो लाहौर में जो ये आयोजित किया गया था 1929 का, इसी जो अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लक्ष्य किया गया था कि हम अगले साल जो है 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। लेकिन ये 26 जनवरी को भारत स्वतंत्र तो नहीं हो पाया, तो जिस कारण से आपको ये आप इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि जब हमारा भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब हमारा संविधान का अब ये गणतंत्र बनने की बारी आई। तो गणतंत्र बनने के संबंध में अब ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहले बताया गया था कि हम 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उस दिन तो वो हो नहीं पाया, तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि अब ये हमारा जो संविधान आपका, जबकि इसका संविधान का निर्माण हो गया था आपको 26 नवंबर को ही, जबकि संविधान दिवस भी हम मनाते हैं उस दिन को, लेकिन उसको न मनाकर उस संविधान दिवस के दिन संविधान को लागू न करके इनको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, इसलिए कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर देने से वो एक तिथि भी यादगार हो जाएगी, जिसको उन्होंने ये प्रेषित किया था कि हम 26 जनवरी के दिन से आप भारत को आज़ादी का ये दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने 26 जनवरी को ही चुना कि 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस होगा। तो स्वतंत्रता दिवस तो अब मना नहीं सकते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं था, तो इन्होंने गणतंत्र दिवस उस दिन अपने हाथ से मनाना प्रारंभ किया। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं की चयन करने वाली समिति किस देश में है विद्यमान है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी है स्वीडन, एवं सी है फिनलैंड, एवं डी है डेनमार्क। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आपको ये इसका जो है शांति का जो पुरस्कार है चयन करने वाली जो समिति है, और इसकी राजधानी ओस्लो में ही इसका ये सब आयोजन किया जाता है। और इसमें जो आपका नोबेल पुरस्कार जो है आपको अर्थशास्त्र इसमें जोड़ा गया है आपको बाद में, इसमें इकोनॉमिक्स जोड़ा गया 1969 में। तो इससे पहले आपको पहले हालांकि सबको देने का प्रावधान था, बाद में इसको हुआ है कि मरणोपरांत जो व्यक्ति हैं उनको नहीं दिया जाएगा ये। तो शुरू में इसका 1901 से इसका प्रारंभ होता है, और इसमें जो है आपको बहुत से लोग इसमें यूनिक लोग हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी को 5 बार नामित किया गया था, परंतु इनको नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने परिक्रमा पथ पे पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, एवं डी है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात जो परिक्रमा पथ जो ये सूर्य है यहाँ पे, और इसका जो परिक्रमा करती है पृथ्वी यहाँ से, तो प्रति 1 सेकंड में आपको ये 30 किलोमीटर की यात्रा कर लेती है। आप सोचते हैं और 30 किलोमीटर जा चुकी रहती है, तो इस हिसाब से ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपको, शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए भास्कराचार्य, बी है आर्यभट्ट, सी है ज्ञानदेव, एवं डी है ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी आर्यभट्ट जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी? तो ऑप्शन है ए एमाइल दुर्खिम, बी है फ्रेडरिक एंजल्स, सी है रॉबर्ट ओवन, एवं डी है मैक्स वेबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर इन्होंने कार्ल मार्क्स की ये बहुत ही फेमस पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इनका एक दास कैपिटल भी बहुत फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन है ए रक्षा, बी है विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, सी है खाद्य तथा कृषि, एवं डी है कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी
खाद्य तथा कृषि। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब तक हमारा जो भारत आज़ाद नहीं हुआ था और प्रथम आम सभा चुनाव जब तक हुआ नहीं आपका, तब तक के लिए आपको ये क्या कर दिया गया कि जो हमारी जो संविधान सभा की जो टीम थी उसी को लोकसभा अर्थात क्या संसद भवन में परिणत कर दिया गया। और उस समय के जो मेंबर जितने उसमें थे सबको जो है उसमें आपको मंत्रालय, उसमें जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय दिया गया था। और शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में आपको कुछ 5 मुस्लिम लीग के नेताओं को भी दिया गया। फिर आज़ादी के बाद उन लोगों के बाद नए आदमी को बनाया गया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उपाध्यक्ष थे, हालांकि उस समय तो वायसराय थे ही आपको माउंटबेटन, तो इनके पास तो ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये उपाध्यक्ष। और इनको विदेशी जो सारे कुछ मिले हुए थे, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ये जवाहरलाल नेहरू को मिला हुआ था। रक्षा मंत्री आपको बलदेव सिंह थे पहले हमारे। तो इस पर जो डिटेल प्रश्न है आपको शॉर्ट्स में बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप शॉर्ट्स को जरूर देखिए। शॉर्ट्स में आपको भले ही 10 सेकंड समय लगेगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज आती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों की उपयोग सबसे कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा, ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है शुष्क क्षेत्रों की भूरी मिट्टी एवं डी है लेटराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। तो जैसे इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है, अर्थात कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसका जो है नवीकरण अर्थात कि वो बराबर नया होते रहता है और इसके कारण से इसमें कम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। तो नदी के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है उसमें बहुत सारे खनिज तत्व मौजूद रहते हैं और उसके द्वारा जो साइड में जो मिट्टियाँ जमा हो जाती है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और इसमें बहुत ही कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी है लेटराइट, सी है काली एवं डी है जलोढ़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जलोढ़। सुंदरवन का जो डेल्टा है हमारा, जो वो गंगा नदी के मुहाने से बना है। तो गंगा नदी के मुहाने से जो ये बना है तो स्वाभाविक है, जो जब नदियाँ निकलती है पर्वत से और तो उनका जो उद्गम स्थल है वहाँ से वेग तीव्र रहता है और जहाँ पे वो समुद्र में मिलती है और वहाँ पे जाके उनकी राह इतनी रफ्तार इतनी कम हो जाती है जिसके कारण से वो धीरे धीरे इधर से अपना जो है वेग खोती चली जाती है और उसका जो है जो ये डेल्टा का निर्माण होता है उसी को वहाँ पर जो सारी मिट्टियाँ जमा हो जाती है। तो हमारा भारत का जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है और ये जलोढ़ मिट्टी है। तो जैसे बहाकर लाई जाती है मिट्टियाँ नदियों के द्वारा, तो ये जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1837 में, बी है 1854 में, सी है 1911 में एवं डी है 1921 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी 1854 में। भारत में बहुत सारे जो भी प्रयोग हुए हैं, जैसे कि आपको भारत की पहली रेल चली है या भारत में डाक व्यवस्था हुई है, वो सब लॉर्ड डलहौजी के काल में। हालांकि प्रारंभ तो बहुत सारे रेलवे वगैरह का पहले ही हुआ था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के काल में इनका प्रारंभ हुआ है, जो मुंबई से थाने तक चली थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 में हुआ था। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अर्थात पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ये अनुच्छेद 329, बी है अनुच्छेद 324, सी है अनुच्छेद 327 एवं डी है अनुच्छेद 328। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में जो है हमारा इसका निर्वाचन की व्यवस्था है, जो आपका इसका संविधान का भाग अगर पूछा जाए तो भाग 15 हो जाएगा। और 326 में आपको मताधिकार का जो वयस्क मताधिकार का इसमें वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन है ए
इन्हें संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और बी है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सी है, इन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है। डी है, यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी, यह व्यक्तियों को जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो इसमें देश का नाम पूछा जा रहा है, किसमें तमिल जो है एक प्रमुख भाषा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, सिंगापुर। जब भी आप कोई देखेंगे कि क्षेत्र जो है वो, अगर जैसे आप भारत का ये मैप बनाते हैं, तो भारत का जो ये मैप बनता है, तो इस मैप में अगर आप देखेंगे कि जो कंट्री इसके पैरेलल में है वो आपको उसी के आसपास में जो बोली जाने वाली भाषा है, जैसे तमिलनाडु में ये साउथ में जो आपको तमिल बोली जाती है, तो उसी के पैरेलल में आपको यहाँ पे सिंगापुर मिल जाएगा। तो सिंगापुर में आपको, जैसे केरल में मलयालम बोली जाती है और लक्षद्वीप ठीक उसके पैरेलल में है, तो वहाँ की भी भाषा मलयालम बोली जाती है। तो इसको आपको मैप से थोड़ा सा नॉलेज में रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जिस कारण से 42वें संविधान संशोधन को एक मिनी संविधान भी कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान जो कि त्रुटिपूर्ण थे, उनके सुधार के लिए आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये लाया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में ही आपको प्रस्तावना में जो शब्द सब जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और ये सब जोड़ा गया है। तो इस प्रकार जो 42वें संविधान का इसमें जिक्र है, तो 42वें संविधान में बहुत सारे फैक्ट हैं, तो इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 27 राज्य थे और 3 प्रवर्ग थे। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग को कोड कहते हैं? मूल अधिकार के भाग को कोड कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुनेंगे। किस अनुच्छेद को, संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसे हम जो है मूल अधिकार के भाग का कोड कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 को। ये जो अनुच्छेद 19 है उसमें ए से लेकर डी एफ तक है, जिसमें कि आप आदमी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आती है। और आपको क्या कहते हैं, किसी राज्य के किसी भी अर्थात देश के किसी भी हिस्से में बसने का आपको प्रावधान, कमाने का, आजीविका का, संगठन बनाने का, और जो हमारा जुलूस वगैरह होता है, हड़ताल वगैरह करने का, बिना हथियार वगैरह के भीड़ इकट्ठा करने का प्रावधान, सारे इसी में आपको अनुच्छेद 19 में ही मिल जाएंगे। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है, इसीलिए इसको मूल अधिकार भाग का कोड कहा गया है, क्योंकि आपको बोलने की आज़ादी इसमें नहीं छीनी जाती है। अगला जो इसमें जो आपका ये अनुच्छेद सब है, अनुच्छेद देखिए, जैसे कि आपको अनुच्छेद 14 को देखते हैं, तो अनुच्छेद 14 है आपका कि विधि के समक्ष आपको कानून के समक्ष जो है सभी को समान नज़र से देखा जा रहा है, इसी का इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 17 में जो है आपका, इसमें जो है समाज में जो अस्पृश्यता पहले अछूत फैली हुई थी, इसको दूर करने का इसमें बात किया गया है कि आप इसको, अस्पृश्यता का अंत इसमें बात किया गया है। जो अनुच्छेद 21 है आपको, ये आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो आपको 20 और 21 अनुच्छेद है आपका, जो निजता का अधिकार आपको मिला हुआ अनुच्छेद 21 वगैरह में, कि इसमें जो कभी भी होता है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके जो भी मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात में, लेकिन आपको ये 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन मानी जाती थी? ऑप्शन है ए ताराबाई, बी है यसुबाई, सी है साईबाई निम्बालकर और डी है सोपराबाई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए ताराबाई।
ताराबाई वही है जो आपका शिवाजी के जो पुत्र संभाजी को अगर औरंगजेब कैद करते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब इन्हें छोड़ा जाता है तो उनके आने के बाद ताराबाई से ही इनकी ताराबाई जो संरक्षिका थी उस समय में, उनसे इनका युद्ध होता है, इसीलिए इनको सबसे बहादुर महिला वहाँ की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो ऑप्शन है ए सलहेर का अभियान, बी है कोंडाना का अभियान, सी है कर्नाटक का अभियान, डी है पन्हाल का अभियान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कर्नाटक का अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए प्रतिस्पर्धा पर, बी है न्यास पर, सी है राज्य नियंत्रण पर, एवं डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, न्यास पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून क्या था? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था आपका वह है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। जो हमारा जो ब्रिटिश कंपनी था इस पर जो नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आपको 1773 इसमें पारित किया गया था आपका, जिसके आधार पर ही हमारे संविधान का निर्माण, ये क्या कहते हैं, जो हमारे भारत में पहली बार जो है हाई कोर्ट की स्थापना होती है, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है उस समय के, और जिसमें आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय ही ये लाया गया था आपको 1773 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी है कॉर्नवालिस, सी है वेलेस्ली एवं डी है मैकाले को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में जो है आपको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इनके द्वारा बहुत सारा काम किया गया था, जैसे अस्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया इनके द्वारा लागू की गई थी और 1793 ईस्वी में, और नागरिक सेवा के जनक के साथ साथ इनके द्वारा ही पुलिस चौकी वगैरह की स्थापना की, ये सब सारे कार्य किए गए थे। वारेन हेस्टिंग्स हमारे जो है भारत के जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने हैं, और ये इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और ये उसके बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली है इन्हीं के द्वारा सहायक संधि सारे किए गए थे आपको। और लॉर्ड मैकाले जो है आपका वह है विधि आयोग के सदस्य थे के रूप में आए थे। तो फिर इनके 1833 में जो है इन्हीं के अध्यक्षता में अंग्रेजी जो ये हुआ था विधि आयोग, इनके लॉर्ड मैकाले के ही संस्तुति में ये हुआ था। जो अंग्रेजी का जो इनका एक कथन बहुत ही फेमस रहा है कि आप लॉर्ड मैकाले का कहना था कि हम भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर इनको जो है जो ये हमारे तन से तो रहेंगे या भारतीय, लेकिन मन से हमारे प्रति ये वफादार रहेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक इन्हीं को माना जाता है। तो हमारे प्रथम जो अंग्रेजी का जो ये और विधि आयोग दोनों के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए थोड़ा सा प्रश्न लंबा होगा और थोड़ा सा डिटेल करने में अगर कुछ जानकारी इसमें अगर हमसे मिस होती है तो आपसे अनुरोध होगा आप उसे कमेंट में मेंशन करेंगे, और उसको हम इसमें आप पिन भी कर देंगे, या फिर अगले जो डिटेल होगा क्वेश्चन उसमें हम आपसे उसका डिटेल में बताएंगे। तो आपसे अगर लगे कि कोई चीज़ अगर मिस होती है हमारी जानकारी, तो मे भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं, कभी कभार हो सकती है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको लगे कि कोई जानकारी इसमें त्रुटि है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? और तो इसमें कौन सा सुमेल नहीं है उसी के बारे में ये संभवतः बुक के बारे में देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि तो इसका जो सही आंसर है आपका वह बताते हैं। पहले ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो जैसे देखिए इसमें सारे बुक के नाम प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा गया, ये राजा राम मोहन राय का सही है। 1857 डॉक्टर सेन के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो धन निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
पित्त का स्राव कौन करता है? ऑप्शन है ए अमाशय, बी है यकृत, सी है छोटी आंत एवं डी है फेफड़े। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने? तो देखिए, ए है श्रीमती गांधी अर्थात गांधी मीन्स इंदिरा गांधी है, बी है एच.डी. देवगौड़ा, सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं डी है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी सभी। इंदिरा गांधी हमारी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो है उस हमारे भारत के जो है राज्यसभा से ही सांसद चुने गए थे और वहीं से ये मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक जो पुनर्विलोकन है समान स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है? जैसे जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन से केस में ये पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जनरल जो कंडीशन है उसमें जो है ये जो संविधान का जो मूल ढांचा है आपको प्रस्तावना प्रेम्बल उसी का ये हिस्सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स जो वाद हुआ था उसमें। सबसे आपका इसमें इंपॉर्टेंट आपको केशवानंद भारती वाद हो जाता है जिसके बारे में बाद में डिटेल में करेंगे। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध, सरकारी आयोग का भी संबंध होता है। और हालांकि एक एक आयोग जो अलग अलग जो मैटर है उस पर कितने अलग अलग कमेटी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो ऑप्शन इसका देख लीजिए। ऑप्शन है ए थायमिन, बी है स्कॉर्बिक एसिड, सी है राइबोफ्लोविन एवं डी है नियासिन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। अगला देखिए, विटामिन ये जो है बी कॉम्प्लेक्स का ही ये नाम है नियासिन जो होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? तो कौन सा विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में ही हो जाता है? तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए है चिकन पॉक्स, बी है एड्स, सी है हेपेटाइटिस सी एवं डी है निमोनिया। तो वायरस से रिलेटेड इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी निमोनिया। इसमें जो एड्स है आपको HIV, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब हेपेटाइटिस जो बी होता है इसमें ये तो बहुत ही खतरनाक होती है बीमारी, इसमें कि ब्लड क्लोटिंग होता ही नहीं है। एड्स जो है इसमें आपको इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। चिकन पॉक्स हम इसको छोटी माता के रूप में भी जानते हैं। ये सभी वायरस जनरेटेड जो डिजीज़ हैं और बाद में कि ये निमोनिया नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा रोग किस रोग का ये कारण है? तो इसका जो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से सबसे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये है ऑप्शन बी हृदय संबंधी रोग। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जब आप कोई तेलीय सामान बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर ऐसा जो सामान जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करता है, जो हमारे जो शरीर की जो धमनियाँ और शिरा होती है, जो ब्लड ले जाने वाली होती है नसें, जैसे कि अब हार्ट में ये बना हुआ है। अब जैसे बताते हैं आपको, ये हार्ट का मान के चलिए यहाँ पे शेप बना हुआ है। एक मिनट, शेप जैसे ये हार्ट का बना हुआ है। इस हार्ट में जो ब्लड आता है और ये जाता है यहाँ से, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर जैसे कोलेस्ट्रॉल की है कि कोई भी अगर आप खाद्य पदार्थ ऐसा खाते हैं जिससे कि फैट इसमें बढ़ते चला जाता है, तो इसमें क्या होता है धीरे धीरे ये पहले ब्लड बहुत अच्छे से आ रहा था, धीरे धीरे ये इतना मोटा होते चला जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण से कि इसका जो है ब्लड जो है इतना एक समय में मोटा हो जाता है कि ब्लड आना ही बंद हो जाता है। जैसे ही इसमें आना बंद हो जाता है उसी समय में ये कहते हैं कि इसको जो हृदयाघात हुआ है, अर्थात उसमें ब्लड नहीं पहुंच पाया जिसके कारण से हृदय गति रुक जाती है, ये पंपिंग करना बंद कर देता है, जिससे हम
हृदयाघात के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हृदय संबंधी रोग। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो ऑप्शन है ए सोना, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम एवं डी है मैग्नीज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए सोना। सोना ही आपको मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिसका सिंबल आपको ए यू मिलेगा। और अगला देखिए, कोहरे में से निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन है ए गैस में द्रव, बी है द्रव में गैस, सी है गैस में ठोस एवं डी है द्रव में द्रव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए गैस में द्रव। अर्थात हवा चल रही है, उसमें जो पानी की कणें वगैरह मिल जाती है तो उसे यही आपको कोहरे का रूप कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, इकोलॉजी संबंधित है, परिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका वह है ऑप्शन सी जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। जैसे इकोसिस्टम में आपको सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो यही आपको जो है इसमें सभी को एक दूसरे पर डिपेंडेंट और रहने के लिए जो जरूरी है, तो इसी को आपको जीव व पर्यावरण के जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो रखा जाता है। जैसे कि कोई घास है, घास को इसमें आपको मेमना ने खाया, मेमना को आपने फिर सिंह ने खाया, सिंह फिर उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसको अपघटक खा के फिर से पुनः पौधे का निर्माण होता है। तो इसी तरह से आपको इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए दिल्ली का, बी जौनपुर का, सी मुल्तान का एवं डी है बयाना का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए दिल्ली का। मुगल मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपको इनका जो शासनकाल रहा है 1326 के बाद से, तो ये जो इब्न बतूता है 1333 के आसपास में आते हैं। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था। तो ये आपके जो है ये मोरक्को का नागरिक था, और इनके द्वारा जो फेमस पुस्तक है आपको वो उनका नाम है आपको रहला। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए सतारा, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शन है ए यू ललित, बी है वाई वी चंद्रचूड़, सी है डी वाई चंद्रचूड़ एवं डी है एस बोबड़े। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी डी वाई चंद्रचूड़। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है ए 129, बी है 161, सी है 126 और डी है 143वां। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी 126वां। अर्थात बहुत ही खुशी की स्थिति नहीं है। फिर भी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दर्द निवारक जो दवाएं हैं वो क्या कहलाती है? जो पीड़ाहारी दवाएं हैं उनको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी एनाल्जेसिक। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन है व्यापारिक पत्र, बी है प्रार्थना पत्र, सी है मित्र को पत्र एवं डी है संपादक को पत्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी मित्र को पत्र। ये व्यक्तिगत पत्र में किस श्रेणी में आएगा? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी ओ। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी अध्ययन। तो अगला देख लेते हैं प्रश्न जो है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय वह होता है जो बाद में जोड़ा जाता है। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकारी आप मीनिंग से ही समझेंगे कि जो अधिकारी लिखा गया है तो इसमें जो उपसर्ग अर्थात पहले क्या जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी अधि जोड़ा गया है इसमें। अगला, ये तो मैथ रीजनिंग है। अब बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? ए है मार्शल का, बी है किन्स का, सी है हार्टले विदर्स का और डी है इनमें से कोई नहीं का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, हार्टले विदर्स का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए रामदर्श मिश्रा को, बी है शिवशंकरी को, सी है मोहन कौशल को, एम डी है नारायण प्रधान को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, शिवशंकरी को ये सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। इसको आपको बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 वर्ष के बाद व्यक्तिगत रूप से रेबन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको अभी बताए थे विनोबा भावे को दिया गया था पहले, और अगला जो अब ये 64 वर्ष के बाद जो व्यक्तिगत रूप से मिला है इसके बारे में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, दलाई लामा को दिया गया है। ये तो हमारा जो भारतीय के बारे में पूछा गया था, ये व्यक्तिगत रूप से हालांकि रवीश कुमार को जो हाल फिलहाल में दिया गया था। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो आपका फिलीपींस में जो इसके जो राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित किया जाता है, लेकिन हमारे जो पहले मैग्सेसे अवार्ड विजेता है वो आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है श्री ये ऑप्शन बी, दलाई लामा को मिला है, जो आपको इसका व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दलाई लामा जो है आपको हमारे चीन से जो शरणार्थी के रूप में हमारे हिमाचल में आपको धर्मशाला में इनका जो संस्थान चलता है, तिब्बत से निर्वासित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम जो भारत के हित में किए गए हैं, और सबसे जो दानवीर में आपको 100 वर्षों में जो जमशेदजी टाटा को किया गया, तो इनके द्वारा बहुत सारे जो दान किए जाते रहते हैं और पुण्य के कार्य किए जाते हैं। तो इन्हीं को आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, प्रति 1000 पे। जब आप सुनते होंगे कि कहीं का नागरिक वहाँ का जो है लिंगानुपात कम या अधिक होता है, तो वही प्रति 1000 पुरुषों पर ही महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? ऊष्मा का वो चालक तो है, कंडक्टिंग तो है, लेकिन वो जो विद्युत का खराब चालक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, अवरक। अवरक जो है आपको, जैसे कि आयरन का जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें जैसे ही लाइन जाता है तो ये आपको इस आयरन गर्म तो होती है, लेकिन ये विद्युत का खराब चालक, ये करंट नहीं लगेगा आपको। अगला प्रश्न देखिए 96 का है, चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन चॉइस, व्हाई डू यू टेल अ लाई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो इसमें जो ब्लैंक में भरना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड। अगला देखते हैं जो 98 का है, इस प्रश्न का जो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, आई हैव होमवर्क टू डू। अगला देखिए, ये है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो, आई हैव गॉट अ, इस यहाँ पर जो ये पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड आई हैव गॉट अ टूथाचे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथाचे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया आपका। अगला देखते हैं, इसमें जो आज का आखिरी प्रश्न हो गया है कि सभी ग्रामवासी जग चुके हैं, इसका क्या ट्रांसलेशन करना होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी,
ऑल विलेजर्स हैव अराइज्ड। तो इस प्रकार आपका आज ये 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है 16 नंबर का। तो अगर आप पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि और सब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये लाभ मिले। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।